हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज के इस सेशन में जिसका नाम सर्वधार सीरीज है, इसमें हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये अगस्त मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर रहेंगे। तो इन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही डोमेन को कवर करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज। जिस तरह से आईएएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से सवाल पूछे जा रहे हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी, जो कि करंट अफेयर का जिनके अंदर फ्लेवर है, जैसे आप देखोगे बहुत पॉपुलर नेचर ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें ग्लोबल लेवल पे कोई ना कोई अगर ग्लोबल इवेंट हुए, किसी ट्राइबल एरियाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सोशल एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, वॉरफेयर हो गया और लार्ज स्केल माइग्रेशन हो गया, तो वो क्वेश्चन पिछले साल यूपीएससी के अंदर देखने को आए हैं। अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से यूक्रेन के अंदर क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, कुछ एक रीजन्स थे यूक्रेन के जो बहुत न्यूज में रहे थे, उनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। या हमारे सेंट्रल एशिया के अंदर कहीं ना कहीं टर्मोइल रहता है, उनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। आईएसआईएस के ऊपर क्वेश्चन आए। तो इस तरह के जो तमाम सवाल हैं जो वर्ल्ड लोकेशन बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, एनवायरमेंट के अंदर अगर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास कोई सवाल बन सकता है, तो उस सारे तमाम सवालों को जो करंट अफेयर बेस्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहते हैं, उनको इस सर्वधार सीरीज के अंदर पर्टिकुलरली फ्रॉम द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी हम लोग कवर करेंगे। तो आज के सेशन में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। और ये जो सोर्सेज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, एक बार मैं फिर से रीआइट्रेट कर देता हूं। दी हिंदू है, इकोनॉमिक्स टाइम है, एक्सप्रेस है, डाउन टू अर्थ, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआरएस, पीआईबी, ये जो 9 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से यूपीएससी के जब हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस को जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिले, तो हमने देखा कि ब्रॉडली ये 9 सोर्सेज है जहां से करंट अफेयर पूछे जा रहे, तो उनको इनकॉर्पोरेट हमने अपने इन सेशंस के अंदर किया हुआ है। तो आज की सीरीज में इन 9 सोर्सेज से ही हम लोगों ने करंट अफेयर को अप्रोच करना है। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फास्ट करेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है सिविल स्टेप आइए, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोगों ने ज्वाइन करना है और उसी के अंदर इसी पीडीएफ को हम लोग शेयर करेंगे और ये पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड करनी है और आगे के लिए संभाल के रखनी है। चलिए सबसे पहले सवाल देखते हैं। अरावलीज माउंटेन के ऊपर सवाल है, क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर न्यूज आई थी कि अरावलीज माउंटेन जो है, यहां पे लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करी, क्योंकि अरावलीज के अंदर हम देखते हैं लार्ज स्केल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है। इवन सैंड माफिया ने और जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उन्होंने बहुत लार्ज स्केल में अरावलीज को डिग्रेड किया है बहुत तेजी से, फॉर द सेक ऑफ कि वहां से इतना सारा सैंडस्टोन निकल रहा है, इतना सारा कंस्ट्रक्शन का मटीरियल जिसको बजरी बोलते हैं वो निकल रहा है। तो इसी के लिए ये जो है ये न्यूज में रहा था, तो उसी के ऊपर ये सवाल बनाया गया है। 4 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखिए एक दफे आप। द अरावली रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली थ्रू राजस्थान. Rajasthan occupies 80% while Haryana, Delhi and Gujarat have 20% share in the terrain. Aravali's forms an ecotone. देखिए एक एनवायरमेंट का टॉपिक है इकोटोन। इकोटोन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ऐसा कोई एनवायरमेंटल जोन जो 2 डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन बनता है। जैसे वेटलैंड आर कंसीडर्ड एज इकोटोन, ग्रासलैंड आर कंसीडर्ड एज इकोटोन बिटवीन दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड द सेमी एरिड इकोसिस्टम, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इकोटोन वो सिस्टम होता है जो वो इकोसिस्टम होता है जो 2 इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन का काम करता है। तो उसी तर्ज पे है अरावलीज फॉर्म इन ecotone zone between Thar Desert and the Gangetic Plain in a semi-arid environment. The fourth statement says the Aravallis range in the world is the youngest hill range in the world. Right? तो ये 4 स्टेटमेंट हमारे समक्ष दी गए हैं और बोला है इसमें से सही उत्तर आप लोग बताइए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप सही उत्तर बता सकते हैं। देखिए इन 4 रेंजेस में, 4 ऑप्शंस के अंदर पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में जो है ट्रांसेंड होते हैं अरावलीज। तो ये 3 स्टेट और एक यूनिट टेरिटरी के अंदर जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि अरावलीज 80% जो है राजस्थान में ही लाई करते हैं। तीसरा भी ठीक है, ये इकोटोन बनाते हैं थार डेजर्ट और गंगेटिक प्लेन के बीच में, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि अरावलीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। आर्कियन ए से भी प्री कैम्ब्रियन एरा के ये माउंटेन है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अरावलीज, अपलाशियन, यूरल माउंटेन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब पुराने माउंटेन सिस्टम है, प्री कैम्ब्रियन एरा के माउंटेन है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जहां जहां पर फोर्थ दिया है उसको हटा दो और इसलिए जो है आपका सवाल बी इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो इजीली ये जो है निकल रहा है इसका आंसर, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? तो ये देखिए ये न्यूज की कटिंग भी मैंने शो करी है, आपने ये पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर ये रेफरेंसेस रखे हैं, तो डेट के साथ रखे हुए हैं, ताकि आपको पता चल जाए आपके पास हिंदू अखबार है, अच्छा ये न्यूज जो है इसलिए काम की थी, यहां से और भी कुछ इंपॉर्टेंट निकलता है तो उसको आप लिख के रख सकते हैं। तो ये रेफरेंसेस के लिए न्यूज के भी आर्टिकल्स आपके साथ पब्लिश किए गए। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। एक नया गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है, क्योंकि लगातार
एग्रीकल्चर एक सेक्टर है जिसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है कि 45% के आसपास भारतीय जो है कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसी के लिए कृषि में लगातार इनोवेशन करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कि अगर आपने खेती करनी है तो आपको सपोर्ट सिस्टम, मतलब आपको अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना पानी डालना है, कौन सी क्रॉप उगानी है, कब उगानी है, कब काटनी है, तो कृषि से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है आपके और कृषि से जुड़ा हुआ जो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके ऊपर पूछा गया सवाल, प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इंडिकेटर ऑफ एग्रीकल्चर, इट कैप्चर्स माइन्यूट डिटेल फ्रॉम द वास्ट एक्सपेंस ऑफ फील्ड to the smallest soil particle. Third statement says to enable the government to understand cropping pattern, कि ये हेल्प करता है क्रॉपिंग पैटर्न को समझने के लिए, और ये मॉनिटर करता है ड्राउट को, क्योंकि इसके अंदर लगातार आईएमडी के साथ ये रिलेटेड है, लगातार मौसम विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। तो रीडिंग्स है हमारे पास कि कैसे कैसे जो है मॉइस्चर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रिवेल कर रहा है, जिससे अगर हम ड्राउट है उसको पहले ही एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह की इसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग किसान को हो पाए, उसका ये इनिशिएटिव है, नाम है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये चारों ही स्टेटमेंट यहां पे ठीक दे रखी है, तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि किसान एक वेल अवेयर्ड किसान हो, उसको सारी चीजें पता चले। तो अगर आप ऑप्शन भी देखोगे तो यूपीएससी के तर्ज पे बनाए गए ऑप्शन है, डी इज द राइट चॉइस हियर। तो डी इज द राइट ऑप्शन हियर, राइट। देखो होता क्या है कि जनरली करंट अफेयर हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर की उतनी गहराई में हम नहीं उतरते हैं, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पाते कि किस तरह से करंट अफेयर पूछा जाएगा। पेपर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसको पूछने का तरीका क्या रहेगा, तो उसको पूछने के तरीके को ही यहां हम लोग कवर कर रहे हैं, राइट। तो सेंटर लॉन्चेस न्यू सिस्टम टू अंडरस्टैंड क्रॉपिंग पैटर्न, इंपैक्ट ऑफ वेदर। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज लॉन्चेस कृषि डीएसएस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा इनसाइट फॉर द स्टेक होल्डर इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये एक रियल टाइम डेटा शेयरिंग का मैकेनिज्म बनाया गया है जिसमें ये सारे तमाम डेटा शेयर किए जाएंगे। तो इसकी जितने भी इससे जुड़ी हुई जानकारी है वो मैंने इस पेज पे लिख दी है। टेलीग्राम के ऊपर ये जो है पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी, इसको डाउनलोड जरूर करके रख लेना। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल न्यूज से है, सी ऑफ ओखॉट्स। अगर आपको ध्यान हो, ओशनोग्राफी में भी हम ओयाशियो करंट या ओखोट्स करंट, जो कि एक ठंडा करंट है पैसिफिक ओशन का, उसके ऊपर है सी ऑफ ओखोट्स रफली बाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर, कामचटका पेनिनसुला, कुरील आइलैंड, सखेलियन आइलैंड या रशियन मेनलैंड। इन चारों में से कौन से एरियाज हैं जो कि ओखॉट सी को सराउंड करके रखते हैं। चलिए जल्दी से देखिए प्रश्न को, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज द राइट आंसर हियर। एक मैप के जरिए देखते हैं कि कामचटका प्लेटो, देखिए कहां कहां पे ये सारी चीजें हैं। देखिए इस मैप में ये देखिए कामचटका पेनिनसुला जो कि रशिया का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, दिस इज द रशियन मेनलैंड जो कि सी ऑफ ओखॉट्स को सराउंड करता है। सखेलिन आइलैंड जो कि रशिया का ही एक पार्ट है, एंड कुरील आइलैंड जो कि रशिया का एक पार्ट है। इन चारों के बीच में जो है सी ऑफ ओखॉट्स बनता है, राइट। अभी ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है जो कि इस रीजन के अंदर देखने को मिला है, राइट। तो इसलिए ये जो है न्यूज में चीज रही थी। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, एक नया जो है एरिया आइडेंटिफाई हुआ है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया रहा है, वॉर टोन एरिया रहा है सेंट्रल एशिया, क्योंकि इजराइल और आप देख रहे हैं हमास के बीच में लगातार झड़प हो रही है, तो इसलिए ये एरिया न्यूज में रहा। द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो देखिए कहां कहां पे ये जो है एरिया लोकेटेड है। द राइट आंसर इज ए, गाजा एंड इजिप्ट, क्योंकि आप देखोगे इजराइल और इजिप्ट के बीच में जो कि जंक्शन है गाजा स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, वहां पे जो है ये न्यूज में रहा था, तो इसीलिए इसको हम लोग करते हैं। द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड अलोंग द गाजा स्ट्रिप रनिंग फॉर अबाउट 14 किलोमीटर एंड अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर वाइड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इजराइल एज अ बफर जोन आफ्टर 1967 वॉर, राइट। तो ये जो है न्यूज में रहा था, तो इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेट व्हाइट डेजर्ट। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं डेजर्ट में से और पूछा गया है इनमें से कौन से डेजर्ट को ग्रेट व्हाइट डेजर्ट बोला जाता है। एंटार्क्टिका डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ एंड मंगोलियन डेजर्ट। तो ये 4 ऑप्शन हमारे बीच में दिए गए हैं। तो व्हाइट सैंड अगर आपको पता हो तो रन ऑफ कच्छ
जहां पे हम देखते हैं कि इनलैंड डेल्टा बनता है और वहां पे कई सारी नदियां हैं, रूपेन है, बानस है, सरस्वती है, जो वहां पे इनलैंड ड्रेनेज बनाती है, मार्शी लैंड है। क्योंकि ये सारा एरिया पहले कभी पानी के नीचे रहा था, अब सॉल्ट पैन्स बन चुके हैं, तो इस व्हाइट एरिया को बोला जाता है व्हाइट डेजर्ट। रन ऑफ कच्छ का ही ये एक्सटेंशन है। अभी न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि बनी ग्रासलैंड, जो कि ओनली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ इंडिया है, ये जो बनी ग्रासलैंड है ये यहां पे धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं, क्योंकि कितना ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से हमने यहां के भी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। और अगर आपको ध्यान हो, बनी ग्रासलैंड में एक हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहां पे वाइल्ड एस जंगली जो डंकी हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम चलता है, खच्चर जिनको बोला जाता है। तो ये इसलिए न्यूज में रहा था, राइट। तो बनी ग्रासलैंड हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कंसीडर्ड होते हैं। उनके बारे में ये कुछ जानकारी है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, एक बार इसको गो थ्रू जरूर करना है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे डेटा, फैक्ट एंड फिगर्स भी दिए गए हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सबीना शोल रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन साउथ चाइना सी, इज अ पार्ट ऑफ विच आइलैंड ग्रुप। ये एक सबीना शोल जो कि एक कोरल रीफ का पार्ट है, ये कौन से आइलैंड के पार्ट में सिचुएटेड है, ये प्रश्न पूछा गया, जो कि साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी अगर आप देखोगे, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के बीच के जो जंक्शन वाला ओशन है उसको साउथ चाइना सी देखते हैं, जिसके थोड़ा सा एरिया वियतनाम का एरिया वहां पे ओवरलैप करता है, वहीं पे फिलीपींस का एरिया ओवरलैप करता है, तो उस पूरे पोर्शन को साउथ चाइना सी बोला जाता है, राइट। चलिए जल्दी से देखिए इसको। द राइट आंसर इज बी, स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड अगर आप देखोगे तो इसका ही एक्सटेंशन है इन सारे एरियाज के अंदर। तो स्पार्टली आइलैंड, सबीना शोल जो है स्पार्टली आइलैंड का ही भाग माना जाता है। तो स्पार्टली आइलैंड देखिए, इट इज एन ओशनिक कोरल अटोल्स। हम जब ओशनोग्राफी करते हैं तो ओशनोग्राफी में हम कोरल्स करते हैं। कोरल्स 3 प्रकार के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटोल्स। जैसे लक्षद्वीप आइलैंड जो है अटोल्स का पार्ट माना जाता है। अटोल्स बोला जाता है, कोरल आइलैंड है। प्राचीन कोरल आइलैंड्स रहे थे, वॉल्केनिक आइलैंड थे, जो आज कोरल आइलैंड में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। ऐसे ही सबीना शोल भी माना जाता है। तो इट इज अ ओशनिक कोरल अटोल दैट डेवलप्ड ऑन टॉप ऑफ अ सी माउंट in the eastern part of the Spratly Islands. It is located in the west of Philippine island of Palawan, जो कि फिलीपींस के आइलैंड्स है, राइट। चलिए ये क्योंकि यहां पे अभी अब चाइना के लिए हमेशा हम बोलते हैं कि चाइना ऑलवेज यूज टू फ्लेक्स इट्स मसल्स, और एक उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के हिंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि चाइना इज हैविंग डिस्प्यूट विद ऑल द नेशन इट इज सराउंडेड बाय। 15 नेशन के साथ चाइना बाउंड्री शेयर करता है, सभी के साथ एक बाउंड्री डिस्प्यूट चाइना का हमेशा से चलता है। तो इसलिए जो है ये न्यूज में रहा था, क्योंकि चाइना अभी हम देखते हैं कि फिर से इस सारे एरियाज में अपनी प्रेजेंस को ज्यादा मात्रा में शो कर रहा है, और वो 1000 किलोमीटर दूर चाइना के आइलैंड से ये आइलैंड माना जाता है, चाइना के मेनलैंड से ये आइलैंड माना जाता है। तो चाइना क्लेम करता है कि ये सारा एरिया हमारा एरिया है। ऐसे ही कई सारे आइलैंड को लेकर चाइना और जापान का, पैरासल आइलैंड का एग्जांपल देखते हैं, वहां पे चाइना और जापान का भी डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कुछ स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट्स को डिफाइन करते हैं, नैरो एंड शैलो वाटर बॉडी कनेक्टिंग 2 लार्जर वाटर बॉडी। बताना है ये कौन से 2 समुद्रों को जोड़ने का काम करते हैं। 3 स्ट्रेट हैं, तीनों यूरोप के अंदर है। स्ट्रेट ऑफ कर्च कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव। Strait of Bosphorus connect Aegean Sea and the Sea of Marmara, while the Strait of Dardanelles connects Sea of Marmara and Black Sea. तो ये 3 स्ट्रेट्स दिए गए हैं और पूछा गया कि कौन से वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करते हैं। देखिए अभी यूक्रेन वॉर के संदर्भ में ये न्यूज में रहा था, क्योंकि यूक्रेन वॉर में ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट ऑफ कर्च कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव। सेकंड स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्ट ब्लैक सी विद द सी ऑफ मरमरा, यहां पे ये ऑप्शन ठीक है। ऐसे ही स्टेट ऑफ डांडिनेलेंस कनेक्ट्स एजियन सी विद द सी ऑफ मरमरा, तो ये जो है इसके साथ कनेक्ट होता है। इसलिए केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बाकी के ये दोनों इनकरेक्ट है, राइट। तो ये तीनों ही इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर? देखिए यहां पे इस मैप के जरिए, दिस इज स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। दिस इज स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि ब्लैक सी ऑफ, दिस इज सी ऑफ मरमरा, स्मॉल वाटर बॉडी बिटवीन इन टर्की, सी ऑफ मरमरा, इसको कनेक्ट करता है। और ऐसे ही देखिए डार्डेनेलीज स्ट्रेट कनेक्ट्स एजियन सी, जो कि ग्रीस के साइड में है, एंड सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने का काम करता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, हमने तैयार करने। 8th क्वेश्चन देखते हैं। यसुनी नेशनल पार्क, जो कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था, यसुनी नेशनल पार्क वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, is situated in which of the following nation?
यसुनी नेशनल पार्क इनमें से कौन से नेशन का हिस्सा माना जाता है? द राइट आंसर हियर इज इक्वेडोर। अभी रिसेंटली देखा गया इक्वेडोर में, क्योंकि आप देखते हो कि अमेज़न के रेन फॉरेस्ट है और उसी रेन फॉरेस्ट को अभी काटने की बात चल रही थी, क्योंकि यहां पे ऑयल वेल्स मिले हैं, ऑयल के जो है एरिया वहां पे एक्सप्लोर किया गया है। तो माना जाता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन, डेसिडियस नेचर के फॉरेस्ट है जिनको काटने की जरूरत पड़ी। तो वहां पे लोगों से पूछा गया, 90% लोगों का मत था कि इन फॉरेस्ट को नहीं हमें काटना चाहिए, तो लोगों ने डिनाई कर दिया इस फॉरेस्ट को काटने के लिए। और ये जो एरिया था ये यसुनी नेशनल पार्क के अंदर था, तो इसलिए ये न्यूज में था। इक्वेडोरियंस रिजेक्ट ऑयल ड्रिलिंग इन द अमेज़न इन हिस्टोरिक डिसीजन। अगर आप देखोगे तो पीडीएफ भी डाउनलोड करना, ये इक्वेडोर है, इक्वेडोर के नॉर्थ में कोलंबिया, पेरू। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है न्यूज में भी आते हैं। इक्वेडोर एंड उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज को भी अब आपने याद रखना है कि इक्वेडोर अपनी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है। तो इक्वेडोर की बाउंड्री में कौन है? पेरू इसके साउथ में है, इसके ईस्ट के अंदर ब्राजील है और उसके नॉर्थ के अंदर कोलंबिया है। तो 3 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और इसी इक्वेडोर में आप देखोगे यसुनी नेशनल पार्क सिचुएटेड है, जहां पे ये जो है लोगों से पूछा गया, रेफरेंडम करवाया गया। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 9th क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दी है जो कि किसी नेशनल पार्क के साथ एसोसिएटेड है, हमें लोकेट करना है ये स्टेटमेंट कौन से नेशनल पार्क के लिए दी गई है। देखिए स्टेटमेंट कहती है, इट इज ऑल्सो अ राजीव गांधी नेशनल पार्क, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द 37 टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1999। द पार्क लाइज इन वेस्टर्न घाट, इट इज नेम्ड आफ्टर अ स्मॉल रिवर विच meander within the habitat before joining the river काबिनी। अगर आपको रिवर काबिनी के बारे में पता हो तो इट इज कंसिडर्ड एज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन से जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क यहां पे लाया करता है? तो बंदीपुर, पेरियार, नगरहोल या साइलेंट वैली नेशनल पार्क। देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास कीजिए। द राइट आंसर हियर इज नगरहोल टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क, राइट। और ये सारी स्टेटमेंट इसी के साथ लोकेट करती हुई दी गई है। नागरहोल अगर आप देखोगे जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है जिसको हम लोग बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी कंसीडर करते हैं। तो नगरहोल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे अलग अलग नेशनल पार्क आते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। 7 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर दी पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा हिस्सा होता है। तो वहीं से ये पूछा गया सवाल है। अभी रिसेंटली यहां पे एलिफेंट मार्च निकाली गई है लार्ज स्केल पे। एलिफेंट बिगन जर्नी टू मैसूर फॉर दशहरा। Several dignitaries turned up for the event and showered flower on the elephant before flagging off Jumbo March। तो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, उसी को कवर करते हुए ये न्यूज में था और वो इवेंट नगरहोल वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क के अंदर कंसिडर्ड किया गया है, इसलिए इसको अब न्यूज में पूछा गया है। क्लियर हुई बात? चलिए आखिरी सवाल देखते हैं, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है और फ्लड आ रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। द रीसेंट फ्लड इन ईस्टर्न बांग्लादेश वर कॉज्ड बाय द ओपनिंग ऑफ डुम्बूर डैम। द डैम लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अगर आप देखोगे अभी बांग्लादेश में लार्ज स्केल फ्लडिंग आई है, जिसके लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज किया है और बताया कि इनकी वजह से ये बाढ़ आई है, इन्होंने वाटर को रिलीज किया है। तो पूछा गया कि कौन से डैम के ऊपर ये जो है लोकेटेड था? बंदूर डैम, राइट, दम्बूर डैम। द राइट आंसर इज गोमती रिवर। This Gomti river originates in Tripura and it merge with Meghna river of Bangladesh. Meghna river forms from the confluence of 2 major river. One is Jamuna and one is Ganga river. तो इन दो जमुना एंड पद्मा रिवर के कॉन्फ्लुएंस से जो है मेघना रिवर बनती है। डेट इज प्राइमरीली गंगा और ब्रह्मपुत्र के जंक्शन से मेघना रिवर का जन्म होता है। तो उसी रिवर में फॉल करती है हमारी गोमती रिवर, जो त्रिपुरा से ओरिजिनेटेड रिवर है। इसके पानी को रिलीज ऑटोमेटिकली किया है। इंडियन हाई कमीशन ने ये बात बोली है कि हमने जानबूझ के पानी को रिलीज नहीं किया जिससे बांग्लादेश में फ्लडिंग हो। ऑटोमेटिकली फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। एक सर्टेन लेवल ऑफ वाटर अगर डैम में राइज हो जाता है तो प्रिकॉशनरी एक्शन के तहत पानी को रिलीज किया गया है। क्लियर? तो आज के सेशन में हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को किया। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हैं ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के डोमेन से हैं और ये अगस्त लास्ट वीक के करंट अफेयर हैं। इनकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसका नाम है सिविल स्टेप IAS, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।